4 मिनट हो गया। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़िए, देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम आज का खास मुद्दा, जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं हर रोज दिन के 1 बजे। क्षमा याचना के साथ कि आज 4 मिनट की देरी हुई है। इस देरी के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन आज एक गंभीर सवाल पर हम लोग बातचीत करने के लिए अभी यहाँ मौजूद हुए हैं। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर इस बातचीत में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार और आप भी शामिल हो जाइए इस बातचीत में। आज हमारे विचार का बिंदु ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या वामपंथी चरमपंथियों को बचाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक गंभीर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर प्रश्न खड़ा किया। हालांकि इस विषय पर बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही है, छिड़ी हुई है एक बहस देश में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जब इस पर कहा तो अब ये बहस चल पड़ी है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं समाज सेवी राजनीतिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी का बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। आज तो हम लोग इस पर बातचीत करें, उससे पहले उस खबर को पढ़कर हम आपको सुनाना चाहेंगे। आप इसको पहले पूरे विस्तार से इस खबर को समझ लीजिए, फिर इस पर बातचीत हम लोग करते हैं। आप भी इस बातचीत में शामिल होइए। खबर यह है कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की हत्या की जांच को लेकर 13 साल पुरानी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने यह जांच की अनुमति दी है कि कुछ लोग और संगठन कोर्ट का इस्तेमाल कथित तौर पर वामपंथी चरमपंथियों को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे। हम आपको बताते चले कि जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस JB पारदीवाला का नाम अभी हाल ही में चर्चा में था। नुपुर शर्मा वाले मामले पर इन्होंने एक टिप्पणी की थी। पारदीवाला ने आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और अन्य 12 लोगों की तरफ से साल 2019 में दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने 19 मई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुमार को 4 हफ्तों के अंदर 5 लाख रुपए की जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। ये एक गंभीर बात आज इन दोनों जजों ने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, सभी कोर्ट की का उपयोग चरमपंथी वामपंथियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रियदर्शी जी से ये पूछना चाहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सवाल खड़ा किया कि वामपंथी चरमपंथियों को बचाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले तो ये चरमपंथी हैं कौन और इनको बचाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहली बात कि मैं अपने को इस विषय पर उपयुक्त भी पाता हूं और दूसरी तरफ स्टेट बहुत अनुपयुक्त आदमी मुझे मानेगा। इसलिए कि मैं अभी भी कहता हूं कि सभी चरमपंथियों अर्थात नक्सलवादियों को जो विभिन्न दफा में अंदर हैं उनको रिहा कर देना चाहिए। और मेरे पास उसकी एक बुनियाद है व्यावहारिक। PUCL का गठन हुआ था और नागरिक अधिकार के मसले उठ रहे थे। कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी थी और उन्होंने उस समय नक्सलवादी 300 लोगों को रिहा किया था। और वो लोग जब बाहर आए तो उन लोगों ने बम्बार्डिंग किया और स्टेट को डिस्टर्ब किया, ऐसा नहीं, बल्कि एक बार उनको खुला वातावरण मिला तो उन लोगों ने अपने अंदर जो सरप्लस अमाउंट में हिंसा का विचार है, इनहेलेशन का लाइन है, व्यक्तिगत तौर पर किसी का सफाया कर देने का, इस सब को रिव्यू किया। केवल कर्पूरी ठाकुर की वजह से नहीं, भारतवर्ष में जो मानवाधिकार के वातावरण था, अल्ट्रा लेफ्ट के बारे में, चरमपंथी, वामपंथी, माओवादी, नक्सलवादी, ये सब को एक ही तरह से लोग कहते हैं। तो उन लोगों में से उस समय का जो लीडरशिप है उसने हिंसा का परिसीमन किया, बहुत दिनों तक उसका असर रहा। तो पहली बात कि मैं इसका मानने वाला हूं और इसलिए उपयुक्त मानता हूं कि हिमांशु ने जो मुकदमा किया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप सेन थे
सेन, पीयूसीएल के अध्यक्ष डॉक्टर सेन, जी, विनायक सेन, डॉक्टर विनायक सेन थे, वो जेल में थे और उनके बारे में भी पुलिस का ये दृष्टिकोण था कि वो नक्सलवादियों का ब्रीफ लिए हुए हैं। वो एक उनके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार और को रिश्तेदार करके नारायण सन्याल जेल में थे, तो उनसे कुछ इस्तेमाल कर लिया गया नक्सलवादियों के द्वारा, ये चार्ज था उनके ऊपर। लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। जब हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी गई, 3 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया और हाई कोर्ट के मैंने इफ और बट को मैंने ख़त्म कर दिया। और इस तरह से जब फाइनल हुआ मुकदमा तो रिहा किया। 2 बार उनके साथ इनके साथ हुआ था। तो विनायक सेन के साथ, जिनके ह्यूमन राइट के इशू पर, जो कि ह्यूमन राइट चैंपियन थे, छत्तीसगढ़ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के वो अध्यक्ष थे, जो जेपी द्वारा बनाई गई संस्था है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हिमांशु के ऊपर अभी हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हालांकि मेरा अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का अधिकार है, लेकिन कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं इनके फेवर में, इसलिए कि कोर्ट उस समय एक सबकॉन्शियस मानसिकता से ग्रस्त होकर के कोई काम कर रहा था कि नहीं। तो फिर मैं उस जजमेंट को तो चैलेंज नहीं कर सकता हूं, मैं उस जुडिशियल प्रोसेस को चैलेंज करता हूं जिसमें उसको मैंने उस बारे में स्पष्ट जजमेंट आना चाहिए था। जो हिमांशु ने उठाया, उसकी सुनवाई की, वर्षों तक कोर्ट में मामला रहा, 1 गो में रिजेक्ट कर देने का एक PIL हमारे साथ भी हुआ था और पटना हाई कोर्ट ने फाइन कर दिया था, सुना ही नहीं, कहा कि कौन होते हैं ये वाला मसला उठाने के लिए। और वो जो है ऐसा हुआ था, जिसको हम लोग मानते हैं जुडिशियल प्रोसेस का दोष। जुडिशियल प्रोसेस को हम लोग चैलेंज करते हैं, जजमेंट के खिलाफ ऊपर के कोर्ट में जाते हैं या ज़्यादा बेंच की मांग करते हैं। तो इसमें मैं, अब एक बात आपने पूछा था कि चरमपंथी कौन है, मैंने थोड़ा सा कह ही दिया कि जो बिहार का पार्टी यूनिटी और आंध्र में सक्रिय पीपुल्स वार मिलकर के जो बना था, वह PWG की जगह पर CPIML PW हुआ था। अब बाद में MCC भी उसके साथ हो गई, तो उसका नाम हो गया CPI माओवादी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। तो माओवादी इनको अब संक्षेप में कहा जाता है, पहले उनको MCC कह देते थे या पीपुल्स वार कह देते थे। तो ये इसी तरह से यहाँ ये अल्ट्रा लेफ्ट हैं, बिहार में उतना अल्ट्रा लेफ्ट में नहीं गिना जाता है, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेसी इसको कर करके एक लोक जनशक्ति, ये सब जो हैं वो आंध्र प्रदेश में हिंसा को कमांड करते हैं और वारिंग ग्रुप हैं, ठीक है। तो चरमपंथी वो हैं जो स्टेट को डीस्टेबलाइज करने के लिए वायलेंस इस्तेमाल करते हैं। और मैं अपनी बात कंक्लूड करूं कि हम लोग वायलेंट जो विद्रोह है उसका कोई डेमोक्रेटिक कंट्री पूरी तरह से शमन करती है, उसको समाप्त करती है, डेमोक्रेटिक मेथड से ही करेगी, और जो डेमोक्रेटिक डिमांड्स है उसको सुनती है। इसी ग्रुप के लोग अगर एक फोरम बना करके डेमोक्रेटिकली कहीं एक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉशियस होकर के उनके डेमोक्रेटिक वॉइसेस को जगह दिया जाता है। इसलिए स्टेट को बहुत मजबूत होना होता है कि वह डेमोक्रेटिक वॉइसेस को अवसर दे। और अगर ये कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, इनको कोर्ट ऐसा कह रहा है कि उन लोगों को कवर कर रहे हैं, माने उनका सुरक्षा दस्ता बन जा रहे हैं हिमांशु जैसे लोग, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि कोर्ट और चरमपंथियों के बीच में एक ब्रिज है, और वह ब्रिज हमेशा ही रहना चाहिए। किसी के भी अतिरंजित से अतिरंजित मामलों में भी कोर्ट में सुनवाई का अवसर रहना चाहिए। चलिए, हम आपको ये बताते चले, जो अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेने से भी नहीं हिचकते, ये साधारण भाषा में ये चरमपंथी हैं। पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये बात जब लोगों के समझ में आई तो गन उठाया लोगों ने। छत्तीसगढ़ केवल एक स्टेट की बात, 10 साल में, पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए, और जिसमें 490 जवान शहीद हुए। मानवाधिकार का सवाल उठाने वाले लोगों से भी कि ये 490 जो जवान शहीद हुए, वही किसी न किसी परिवार के सदस्य रहे होंगे, किसी गरीब परिवार के ही सदस्य ज़्यादातर रहते हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 656 नक्सलियों को मारा। ये केवल एक स्टेट में, छत्तीसगढ़ में। ये 2011 से 2021 तक का यह आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं।
और एक बता दें आपको कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार उसके जो आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 से 2019 तक 853 सैनिक शहीद हुए। ऐसे आतंकी हमलों में 2381 आतंकी मारे गए, 2399 आतंकी घटनाएं हुई और 1213 नागरिकों की मौत हुई। माने जवानों के अलावा 1213 नागरिक मारे गए। अब ये मानवाधिकार के सवाल हों और फिर उनको ये कहा जाए, जैसा प्रियदर्शी जी ने ये कहा कि अगर उनको मुक्त हवा मिले तो अपनी हिंसा की मनोवृत्ति पर वो विचार कर सकते हैं और उससे वो बदल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का ही आंकड़ा ये बता रहा है कि पिछले 10 सालों में ये लगातार घटनाएं घट रही हैं। वो जेल से छूटते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं। चलिए, फरवरी 2010 में एपेक्स कोर्ट ने दिल्ली के जिला जज जीपी मित्तल को 12 आदिवासी याचिकाकर्ताओं के बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की बात कही थी, साथ ही उन्होंने सुरक्षा देने के भी आदेश जारी किए थे। इसके बाद जिला जज ने 19 मार्च 2010 को बयानों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल की थी। तब शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों के रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसी साल केंद्र के गृह मंत्रालय के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जिला जज की एक रिपोर्ट कोर्ट रिकॉर्ड से गायब हो गई है, जो सरकार को मार्च 2022 में मिली है, मैंने अभी दो महीने पहले, 3 महीने। केंद्र के अनुसार रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिकायतकर्ताओं ने जिला जज के सामने बयान दिए थे कि कुछ अज्ञात लोगों ने जंगल से आकर ग्रामीणों की हत्या की है। साथ ही किसी ने भी सुरक्षा बलों के सदस्यों पर सवाल नहीं उठाए थे। तो क्या इस आड़ में दबंगई चल रही है, रंगदारी चल रही है कि माने ये माओवादी हैं? और ये भी एक गंभीर सवाल है। जैसा कि ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि कोर्ट में उन लोगों ने ये कहा था कि कुछ लोग जंगल से आकर ग्रामीणों की हत्या करके गए। इसी बात की सुनवाई चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये गंभीर टिप्पणी की है। आपकी प्रतिक्रिया हम इस पर जानते हैं। मैं थोड़ी सी बात अपनी बदलता हूँ, ठीक है? उसका अंश मैंने अपने वक्तव्य में रख दिया था जी। बदलता ये हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक बार जो पुलिस के लोग गश्ती लगा करके पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लौट रहे थे, तो नक्सलवादियों ने ऊपर से उनको रेंज में ले लिया और ऊपर से रेंज में ले लिया। वो सब डिजार्म्ड हो गए, एक तरह से उनका हथियार काम नहीं कर सकता था, हाथ उठा दिया और सबकी उन्होंने हत्या कर दी। वो बहुत बड़ी संख्या थी, संख्या एकदम सही 100 से अधिक जरूर संख्या थी एक ही घटना में। और उस समय मैंने ये प्रश्न उठाया था कि अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप जिन लोगों को, मैंने युद्ध का अपराधी अगर मानते इन लोगों को, और उन लोगों ने आत्मसमर्पण एक तरह से कर दिया, तो आप सबकी हत्या नहीं करते, जेल में रखते। और जेल नहीं है तो उनको डिजार्म करके, उनके हथियारों से उनको अलग करके उनको आपको छोड़ देना था। तो वो एक, जब आप उसी समय कांग्रेस शासन आई थी छत्तीसगढ़ में, ये क्या कहता है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार का अंत हुआ था, तो उस समय पुलिस के लोगों ने नक्सलवादी लीडर को गिरफ्तार किया था और वो इनकाउंटर हुआ था, जिसको फॉल्स इनकाउंटर कहा गया। तो जब ह्यूमन राइट चैंपियन एक आदमी के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इन 100 लोगों का अधिकार है कि नहीं? आप उनको, मतलब आप कह रहे हैं कि वारिंग जोन में है, युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में सब जायज है? नहीं जायज होता है। युद्ध का भी नियम है, इंटरनेशनल नियम है। आत्मसमर्पण किए हुए कैदियों की हत्या नहीं की जाती है। और उन्होंने एक टू एक, उसमें कोई इनकाउंटर नहीं था, एक गोली इन लोगों को नहीं लगी थी, एक जख्म नहीं हुआ था, उन लोगों ने सबको मार गिराया। तो उस तरह से जो छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद पुलिस ने जो बहाल किया आदिवासियों में से, सलवा जुडूम कैंपेन हुआ जिसको सपोर्ट किया कि वो नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ आर्म्ड हो रहे हैं लोग, उनको, उन लोगों ने भी एक साथ अटैक करके अनेक लोगों की हत्या की है पुलिस के समर्थन के आधार पर। इसी तरीके से उनके कैंप पर नक्सलवादियों ने भी हत्या की है और एक एक दिन में अनेक लोगों की, दर्जनों लोगों की, 100 लोगों की जान ली गई है। ये संख्या मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा है। 2 तरह का आंकड़ा आपने दिया, तो मारकाट है। इसमें मैं कह रहा हूं कि स्टेट जो है, जो वारिंग रूप से चैलेंज करते हैं आर्म्ड होकर के,
उनका शमन करता है। और जो डेमोक्रेटिक वॉइस है, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि अब कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो मतलब इसलिए उसको पूरा जानना पड़ेगा, लेकिन उनका स्पेस हमेशा खुला रहना चाहिए। वारिंग जोन के लोग भी कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में जाएंगे तो एक नियम के तहत जाएंगे, वो वहां पर हथियार लेकर के नहीं जा सकते हैं। कोर्ट का एक कायदा है, उसमें जो स्थिति हो जाती है अपील करने वाले का, एकदम वो पीछे चला जाता है और उसमें बहस होती है, दलील होता है, तर्क रखे जाते हैं, कम से कम हाई कोर्ट में। तो क्या ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो क्या वो राष्ट्र या राज्य स्टेट के लिए वो खतरा नहीं बन जाएंगे? आज तक मैं यही मानता हूं कि एक साथ मैंने उन लोगों को माफी दी जानी चाहिए, ठीक है, आज तक मैं मानता हूं। और इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक सोसाइटी का काम है कि जैसे कि लक्ष्मणपुर बाथे की हम लोगों ने के खिलाफ कैंपेन चलाया, तो सेनारी जनसंहार जो एमसीसी उस समय थी, एमसीसी ने रचाया रणवीर सेना के समर्थक भूमिहार गांव पर, तो उसका भी उसी तरीके से हम लोगों ने प्रबल विरोध किया था। मैं केवल ये मानता हूं कि उसमें राष्ट्रद्रोह के से लेकर के अनेक मुकदमे हैं जो नक्सलवादी अंदर किए गए हैं, उसमें ज़्यादातर मामले झूठे हैं। अब स्टेट अगर उसमें स्क्रूटनी करने की स्थिति में स्क्रूटनी कर रहे, अथवा कर्पूरी ठाकुर की तरह उन सब लोगों को छोड़ दे, और उससे हम अभी तक ये शुभेच्छा करते हैं। उनके बाहर आ जाने से उनका मैंने आर्म बल बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये टेक्टिकल एनालिसिस। चलिए, बीबीसी लंदन ने 22 अगस्त 2015 को एक रिपोर्ट छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से भारत में चरमपंथी हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ज़्यादा देखने को मिल रही है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर राज्य की कश्मीर घाटी तक सीमित रहने वाले चरमपंथी हमले अब जम्मू कश्मीर इलाके तक तो पहुंच ही गए हैं। इसके अलावा पंजाब के गुरदासपुर जिले में वो चरमपंथी हमला भी भारत के लिए चिंता का सबब है। क्या यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये हमले भारत में चरमपंथी की आग भड़कने के संकेत दे रहे हैं? ये 2015 में बीबीसी ने ये बात कही थी कि ये भारत में चरमपंथी हमले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और ये भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। उस समय तब ये आतंकी हमलों से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि कश्मीर में ही ज़्यादातर था। वो जब बाद में जम्मू में आया, फिर पंजाब में आया, और उसके बाद तो ये माओवादी हमले और आतंकी हमलों को फिर कैसे अलग करके देखना चाहिए जब चरमपंथी हमले दोनों ही तरह के हैं? आतंकी हमला जो है ना, वो तो कश्मीर से हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, मिजोरम हो रहा है। नेशनलिटी का सवाल है। उस नेशनलिटी के सवाल में उस नेशनलिटी का, कश्मीरी नेशनलिटी का सबसे गरीब वर्ग सबसे ऊपर होगा, वो क्लास का सवाल नहीं होता है। तो वह हमला भी है और वो विदेशों से मदद लेता है। नक्सलवादी हमला अपना मुख्य प्राणवायु उसका जो है वो अपने यहाँ के गरीब वर्गों का होता है, उसमें एबरेशन होता है दोनों में। तो ये जो चरमपंथी हमला एक अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम है, दोनों का अलायंस नहीं है और कभी कभी अलायंस हो जाता है। इसलिए कि अगर कश्मीर पर कोई बर्बर कार्यवाही हुई तो नक्सलवादी सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट करने वाले में तो जेपी वाले लोग भी हैं और मैं भी हूं, ठीक है। तो इस सब को अलग करके नहीं देखा सकता है, अलग करना तो एक केस टू केस एक बार होगा। जी, चलिए हम आपको एक और बात बताते चलें, ये खबर के तौर पर इसे लीजिए, ये लेकिन चूंकि बातचीत का ये मुद्दा है, ये संदर्भ यही है, प्रसंगवश ये बात सामने आ गई। कनाडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी गई है। पुलिस ने बताया है कि यह हेट क्राइम है। भारतीय दूतावास ने दोषियों पर एक्शन की मांग की है। खालिस्तान लिखकर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। उसमें यह भी लिखा गया कि यह रेपिस्ट है और उपद्रवी ने बलात्कारी और खालिस्तान जैसे शब्द लिखकर महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ा। ये कनाडा के विष्णु मंदिर में वहाँ पर ये प्रतिमा लगी थी और उसको तोड़ा गया। उसके बाद जो लोग नस्ल, राष्ट्रीयता, जातीय मूल, भाषा, रंग, धर्म, उम्र, लिंग के आधार पर दूसरों को परेशान करते हैं उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, कनाडा की सरकार ने ये कहा है। ये चूंकि अभी ये खबर अभी आई है, इसलिए हमने आपको ये बताया कि ये भी एक तरह का चरमपंथ है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़कर, और ये जो हमारे देश में ये खालिस्तान नाम के जो एक चरमपंथ ये शुरू हो गया था, उनकी ये तो
अभी जो बीबीसी लंदन की जिस रिपोर्ट की चर्चा हम कर रहे थे उसमें यही था कि भारत में ये अचानक ये चरमपंथ तेजी से बढ़ा है, ये देश के लिए खतरा हो सकता है। हम बातचीत यही कर रहे थे कि नक्सलियों को, चरमपंथी आतंकियों को, क्षमा करें, चरमपंथियों को, वामपंथियों को क्या बचाने के लिए कोर्ट क्या सहारा लिया जा रहा है, कोर्ट के जरिए उनको बचाया जा रहा है, सवाल यही है। तो ये देश के लिए खतरा बन जाएंगे, जैसा कि प्रियदर्शी जी कह रहे थे, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए और उनको खुली हवा में सांस लेने देना चाहिए, वो बदल सकते हैं। क्या इस खबर पर एक प्रतिक्रिया देते हुए आप आगे बढ़िए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, अगर आप इजाज़त दीजिए तो नक्सलवादी वायलेंस पर जी जो सरप्लस अमाउंट में वायलेंस करते हैं, हाँ। उसको रिव्यू करते हुए मैंने एक किताब संपादित किया है। हाँ, तो मैं इसको स्क्रीन के सामने लाता हूँ जी। ये है हिंसा के मार्ग से क्रांति का दीर्घकालीन हट। नक्सलवाद देख करके कोई SIT वाले भी जो हैं स्पेशल किसी के घर से मिल जाए तो उनको पकड़ के ले जा सकते हैं कि नक्सलवाद किताब रखते हैं। ये उनकी आलोचना है, उनकी समालोचना में लिखी गई किताब है। और उसमें मैंने एक लंबा लेख तो लिखा ही है इसके भूमिका के बारे में। इसमें जयप्रकाश नारायण और गुजरात के 2 व्यक्ति, झारखंड के कई व्यक्ति इसमें लेखक हैं। ये जो किताब है उसमें जयप्रकाश नारायण का फेस टू फेस से मैंने चरमपंथी हिंसा के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है वो इसमें उस अंश को लिया गया है जो उनकी अंतिम रचना थी, फेस टू फेस। फिर विनोद कुमार, अरविंद अंजुम, मैं, सुशील कुमार आरा के, श्री शंकर शरण जो पूर्व ब्यूरोक्रेट थे, और मंथन, इन लोगों की रचना है। तो ये जो किताब है ये पूरा रिव्यू करता है कि मैंने नक्सलवादी आजकल इनडिस्क्रिमिनेट माने बेतरतीब ढंग से मुखबिर के नाम पर गांव में आकर गोली चलाते हैं, ठीक है, और उन सब की हम लोग निंदा करते हैं। और इसी समय ये बात कह दें कि उनके ह्यूमन राइट के लिए मैंने बात कर दी, लेकिन उनका जो अतिरंजित रास्ता है वह परिणाम नहीं पाएगा। उसकी एक ही वजह है कि इंडियन स्टेट जो है वो चीन के युद्ध सरदारों से ज़्यादा मजबूत है, जारों से ज़्यादा मजबूत है। और चीन के युद्ध सरदारों से उन्हीं के हथियार से माओ से तुंग लड़ाई लड़ करके क्रांति कर लिए, लेकिन ये लोग जिन हथियारों से लड़ रहे हैं इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि स्टेट के पास एक वेलफेयर मोड है जिससे वो हर वर्ष अपने हर एक नागरिक की खबर लेती है, बल्कि राशन कार्ड के माध्यम से हर 2 महीने पर अपने हर एक नागरिक की खबर लेती है, उसके ग्रिप में है। तो वो सफल नहीं होगा। ये मेरी बात इतनी जल्दी में स्पष्ट नहीं होगी, ये विवादास्पद रह जाएगा, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ा जाना संभव नहीं है। और मैं उन चरमपंथी रास्ते का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि हमारा सोसाइटी डेमोक्रेटिक है तो चरमपंथियों के नाम पर हर जगह सोसाइटी में मैंने लोगों को फ्री सांस लेने से रोक दिया जाए। जैसा कि कल ही परसों मुझे बहुत बुरा लगा कि इंदिरा गांधी थी, हम लोग एमरजेंसी के विरोधी थे, उसके बाद आई तो हम लोग रेडियो स्टेशन के पास खड़े थे और हमारे रोकने वाले पुलिस के बल थे और हम लोग उनके सामने झंडा दिखाने के लिए थोड़ा धींगा मुस्की करके निकल गए। लेकिन नरेंद्र मोदी कल आए थे तो पैदल मॉर्निंग वॉक जो है वो विधानसभा के पास इको पार्क है, वो कल सुबह परसों शाम में आए थे और परसों सुबह से मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया गया था, पूरे इलाके की सड़कें बंद कर दी गई थी। तो चरमपंथी हिंसा के नाम पर ये जो डेमोक्रेटिक, तो इसलिए इसमें बड़ा द्वंद्व रहेगा। स्टेट अधिक से अधिक लोगों का अधिकार छीनना चाहेगी और हम लोग ये बराबर कहते रहेंगे कि चरमपंथ को आप नियंत्रित करने के लिए सामान्य तरीके से इफेक्टिव नहीं है, आप लापरवाह हैं, लावारिस पड़े हुए हैं। और वैसी स्थिति में जब मौका आता है तो उनके साथ साथ आम लोगों का जो है आप अधिकार छीन लेते हैं और आम लोगों का कत्लेआम भी कर देते हैं। पुलिस ने भी जो फायरिंग की उसमें नक्सलवादी कोर लोग मारे गए ऐसा नहीं है, उसमें उनका भी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ और गांव के लोगों को तबाह किया। तो इसके बीच में चूंकि स्टेट ऑलमाइटी चीज है, इसलिए उसको अपनी सारी ताकत लगा के, वेलफेयर मोड लगा करके, डेमोक्रेटिक तरीका इस्तेमाल करके और साथ साथ जहाँ जरूरत हो हथियार का भी संयम से इस्तेमाल करके। चलिए, बातचीत ये हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब चूंकि समय का तकाजा है इस बातचीत को यहाँ खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इस खबर के साथ कि अभी प्रियदर्शी जी बोल रहे थे, इसी में एक खबर हम जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ये चरमपंथ का ही सवाल है कि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले इसी तरह के डेमोक्रेटिक पार्टी चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये PFI और SDPI के लिए काम करते हैं और ये ट्रेनिंग देते थे, हिंसा की ट्रेनिंग, गोली चलाने की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें एक पूर्व दरोगा है, वो परवेज या उनका
कुछ नाम है। ये आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। दोनों भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और मुगलों का राज फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे थे। ये इनपुट थी पहले से, और इसलिए पटना को पहले से खंगाला जा रहा था। और बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी देश विरोधी गतिविधि और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। आतंकियों में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन, जबकि दूसरा गांधी मैदान ब्लास्ट केस में आरोपी मंजर का सगा भाई अतहर परवेज है। पुलिस के अनुसार दोनों आतंकियों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये 2 उनके हैं और इनको गिरफ्तार किया गया था। ये बातचीत का सवाल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो सवाल खड़ा किया है, ये विचार का बिंदु जरूर है। इस पर हम लोग बातचीत आगे जारी रख सकते हैं। अगर आपके कुछ राय हैं तो आप अपनी राय भेज सकते हैं। दोनों इसमें इन लोगों को कोई डाउट का लाभ देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जी जी। और इसका कैमरा ट्रायल भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो दोनों लोग जो कर रहे थे, फुलवारी शरीफ में आम वातावरण है, वो बहुत ही सघन आबादी वाला इलाका है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ से कोई चरमपंथी रास्ते पर जाए, कोई लड़का ज़्यादा बगावत करे। उनको जो थ्रेट है उसमें वो लोग वाइज हुए हैं, समझदार हुए हैं, और उनको भी उस डेमोक्रेटिक आकांक्षा को भी अगर चैलेंज करके कोई वहाँ ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, और अगर चला रहा था तो यह तो स्टेट उसका माने स्टेट इंटेलिजेंस उसमें काम कर सकता है, हमारा सामान्य इंटेलिजेंस काम नहीं कर सकता है। इसलिए उस पर हम डाउट करते हैं। वो डाउटफुल बात हुई थी और हमारे चिंता का विषय है। और यहाँ हम जो है एकदम से माने पुलिस फोर्स पर ही निर्भर करते हैं, इंटेलिजेंस पर निर्भर करते हैं कि उसको हल करें। चलिए, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए। हम आपको उन दोनों जस्टिस का नाम एक बार फिर बताना चाहेंगे। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस J.B. पारदीवाला। इन दोनों जस्टिस ने ये कहा है कि कहीं चरमपंथी वामपंथियों को बचाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, इसकी जांच की जाए। इस पर हमारी बातचीत आगे भी जारी रह सकती है। जी, आपको याद है रोमिला थापर जी, इतिहास की एक अथॉरिटी है, जाने मानी नाम अथॉरिटी है, मतलब सबसे बड़ा नाम आज के समय है। आर.एस. शर्मा थे, वो गुजर गए, रोमिला थापर टॉपर है। वो ये जो 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें हमारी वो सुधा भरद्वाज भी थी, स्टेन स्वामी भी थे, और अभी जो लोग हैं सुधा भरद्वाज बाहर आ गई हैं। इसके साथ साथ अम्बेडकर के जो पोता हैं तेल तुमड़े, अनंत तेल तुमड़े, जो IIT में प्रोफेसर हैं, वो भी जेल में हैं। तो उसमें वो बीच में उन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ दखल दी थी, और बीच में थोड़े दिनों के बाद वो विड्रॉ कर लिया। उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हम दोनों बात को एकदम टेक्निकली नहीं बताएंगे कि मैंने दखल देते समय क्या कहा, विड्रॉ करते समय उन्होंने कहा कि जब वो गिरफ्तार हैं तो स्टेट अफेयर्स तय करेगा। ठीक है, तो इसमें ये भी बात है कि जुडिशियल प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए भी अंततः तो वही तय होना है, ये मैं मानता हूँ। जुडिशरी सिस्टम के बारे में तो अगर उसमें से कहीं कोई हमको संदेह भी होता है, तब भी हम अपना इसी मौके पर कहें कि ठीक है कि वो। चलिए, तो न्यायपालिका में सबको भरोसा है, विश्वास है। न्यायपालिका के 2 सीनियर जस्टिस ने ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो अब इसकी जांच होगी। आगे इस पर और अपडेट्स क्या होते हैं ये हम जरूर आपको ये जानकारी देंगे। किसी दिन विचार के विषय में इसको भी हम शामिल करेंगे। विमर्श न्यूज़ को आप रोज़ देखते रहिए। विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज पर दिन के 1 बजे आप जरूर आइए, और ऐसे किसी खास मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं। आप भी हमारे इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखते रहिए। आप कमेंट लिखकर हमें ये जानकारी भी दे सकते हैं कि किसी एक विषय पर अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर बातचीत हो तो आप उसे शामिल करें। आप भी इस बातचीत में स्टूडियो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए, और देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।